खामोश वाकयात में नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो चलते हैं आज के एपिसोड की जानिब। रेशम ऑफ वाइट ट्राउजर और पीच कलर के नफीस काम से सजे लॉन्ग शर्ट में दुपट्टा सर पर टिकाए खूबसूरत सी तैयार हुई इंशा से बातें करती रेशम को देखकर दादी साहब ने पुकारा तो वो उनकी तरफ चली आई, जहां ऑफ वाइट शेरवानी में ब्लैक साफा बांधे वेज पहले से उनकी दूसरी तरफ खड़ा कुन अखियों से उसे देख रहा था। फैमिली के सभी मेंबर्स ने ऑफ वाइट कलर में थोड़ा बहुत अलग टच लेकर ड्रेसिंग की थी। जी दादी साहब, वो उनके करीब आकर बोली तो उन्होंने बॉक्स से निकाल कर एक खूबसूरत सा हीरो और मोतियों से जुड़ा कीमती पांसा उसके बालों में सजाते हुए उसे मुस्कुरा कर देखा, जिसने उसकी तैयारी में 4 चांद लगा दिए थे। बहुत प्यारी लग रही हैं आप, अल्लाह आपको हर बुरी नजर से बचाए रखे। उसकी ठोड़ी को थामे उन्होंने मोहब्बत से कहा तो वो अपने आंसू को अंदर समेटती उनके गले लग गई, जबकि वो खानदानी पांसा उसके बालों में सजते हुए देखकर रुखशंदा के कदम जहां के वहीं थम गए। वो ढेरों हैरत में डूबी उस पांसे को देखने लगी जो रेशम की पेशानी की जीनत बना उसके मकरू इरादों के कामयाब होने की दास्तान सुना रहा था। उसे अपनी हर चाल कामयाब होती दिखाई दी। दादी साहब ने वो पांसा जो नवाब की बीवी के लिए था रेशम को पहनाया था। उसका मतलब वो उसे बहू बेगम बनाने वाली थी। रुखशंदा के चेहरे से फूटती मुस्कुराहट उसके अंदर की खुशी को अयां कर रही थी कि 7 साल में ही सही उसका मकसद तो पूरा होने जा रहा था। सबसे बढ़कर जैन को मात देने की खुशी थी। ये क्या आप अब तक तैयार नहीं हुए? दादी साहब ने अपने बेटे हुसैन मलक को आम से कपड़ों में देकर हैरत से कहा। मुझे इस तकरीब से कोई मतलब नहीं, उन्होंने बेनियाजी से जवाब दिया। हमें सख्त होने पर मजबूर मत कीजिए हुसैन, आपको मतलब हो या ना हो लेकिन आप इस फैमिली का हिस्सा हैं और आपको उस तकरीब में शरीक होना होगा, उन्होंने सख्ती से कहा। और इस फंक्शन में आकर क्या मैं अपने और अपने बेटे के साथ होती नाइंसाफी को देखकर तालियां बजाऊं? माँ साहब, वो झुंझलाकर बोले तो उन्होंने हाथ उठाकर खामोशी होने का इशारा किया, जबकि सब खामोश लाताल्लुक खड़े थे। हमें आपकी फजूल बातें सुनकर इस खास दिन अपना मूड खराब नहीं करना। आधे घंटे में अगर आप तैयार होकर बाहर ना आए तो आइंदा भी इस फैमिली के साथ आप कभी नजर नहीं आएंगी, उन्होंने गुस्से से देखते हुए जवाब दिया और उनकी बेगम की तरफ देखती वहां से हटकर अपनी कुर्सी पर आकर बैठ गईं। ऑफ वाइट शेरवानी में सीने से नीचे तक लटकती सफेद मोतियों की माला और सर पर सफेद और सुरमई डिजाइन का साफा जिसके दरमियान में डायमंड बरूज लगा था। हमेशा के मुकाबले वो बिल्कुल खूबसूरत लग रहा था। दादी साहब ने उसे देखकर दिल ही दिल में उसकी नजर उतारी, जो उनसे थोड़ा फासले पर खड़ा ब्लूटूथ कान से लगाए संजीदगी से दूसरी तरफ की बात सुनने में मसरूफ था। शाहजेन बेटा, उन्होंने उसे पुकारा तो उसने पलटकर उनकी तरफ देखा। यहाँ आइए, उन्होंने हाथ बढ़ाए इशारा किया। होल्ड, वो दूसरी तरफ कहता उनके पास आया। उन्होंने उसे बैठने का इशारा किया तो उनके करीब बैठ गया। ये आपके कान में क्या है, हमें दीजिए, उन्होंने हाथ आगे बढ़ाए कहा। आई कॉल यू लेटर, उसने दूसरी तरफ कहा और बटन दबाए ब्लूटूथ कान से निकालकर उनकी हथेली पर रखा। हम चाहते हैं आप अपने दिलो दिमाग से आज सिर्फ और सिर्फ अपनी फैमिली के साथ रहें, काम आप बाद में भी कर सकते हैं, है ना? उन्होंने उसका चेहरा थामे कहा तो उसने धीरे से सर हिला दिया। वक्त हो गया है माँ साहब, सब इंतजार कर रहे होंगे, हमें बाहर चलना चाहिए, उसके डैड ने बाहर आते हुए कहा तो उन्होंने सर हिला दिया। हाँ बस लीजिए, हमारी बड़ी बहू भी आ गई। वो उनसे कुछ कहने को थी कि ऐना को आते देखकर बोली। उसने उनकी बात नजरें उठाकर देखा और फिर नजरें वहीं ठहर गई। ऑफ वाइट कलर की जमीन को छूती खूबसूरत डिजाइनर नेट और चमकते डायमंड से सजी फ्रॉक, जिसकी नेट की आस्तीने से कलाई तक छुपी हुई थी। हमरंग खूबसूरत नेट का दुपट्टा दोनों हाथों की कलाई पर लिपटा पीछे को गिरा हुआ था। डायमंड के नेकलेस ने गले और सीने को मुकम्मल छुपाया हुआ था। मैचिंग एयर रिंग कानों में लटकते कंधों को छू रहे थे। बालों को खूबसूरत सा स्टाइल देकर पीछे कमर पर खुला छोड़ दिया था और माथे के एक तरफ नेकलेस का मैचिंग पांसा जगमगा रहा था। बारीक सी नोज पिन नाक पर चमक रही थी। सफेद पैरों को ड्रेस की मैचिंग कम हील वाली सैंडल में कैद किए जब कमल और सहर चाची के पास हमरा
उसके कदम सीढ़ियों पर पड़े तो हर किसी की नजर उस पर थम गई, लेकिन जैन तो दिल और जान से उसके इस नए रूप में खो गया। वो हमेशा बहुत सादगी से रहती थी, ना कोई सजावट ना ज्यादा मेकअप। शायद इसीलिए आज उस पर यह रूप इस कदर खूबसूरत लग रहा था कि वो आसमान से उतरती किसी परियों की शहजादी की तरह लग रही थी। सफेद शहजादी जिसके होंठों पर लगा सुर्ख रंग उसके रूप को जिंदगी दे रहा था और किसी के दिल को धड़कने पर मजबूर कर रहा था। लेकिन उसके चेहरे पर खुशी नहीं थी, वो उदास थी। उसकी काजल से सजी आंखों में रात भर रोने की सुर्खी जमा थी। सर झुका हुआ था, दिल उदास था। मुसलसल रोने की वजह से उसकी तबीयत बोझल हो रही थी। उसे नहीं पता कि उसे किसने और कैसे तैयार किया, ना इस बात से फर्क पड़ा कि वो कैसी लग रही है। उसका दिल बस एक डर में अटका हुआ था कि शाहजैन मलक मुकम्मल उसकी मलकियत नहीं, वो किसी और के साथ बटा हुआ है। उसके साथ किसी और का भी नाम जुड़ा है। कंवल और चाची उसे लिए नीचे आई। दादी साहब ने उठकर उसका चेहरा थामे पेशानी पर प्यार किया और काजल का टीका उसके कान के पीछे लगाते हुए उसके नजर बद से बचने की दुआ की। वो सर झुकाए खड़ी रही और वो उसके झुके सर को देखते हुए सबकी मौजूदगी को फरामोश कर गया, जबकि जैन को उसी तरह मदहोश उसकी पलकों पर नजरें जमाए देखकर रेशम महसूस होती हुई मुस्कुराकर उसे देखने लगी। और वेज को कोहनी मारकर अपने भाई की बेख्याली और मदहोशी की तरफ इशारा किया। वो मुस्कुराकर सर हिला गया और आगे बढ़ा। भाई चले। उसके कंधे पर हाथ रखते हुए उसे शरारत से देखा तो वो चौंक गया और अपनी जगह से उठकर उसकी तरफ बढ़ा और हाथ आगे बढ़ाया। ऐना ने उसके बढ़े हुए हाथ को देखकर सर उठाए उसकी जानिब देखा। उदासी में एकदम से खफगी झलकने लगी और वो पहलू बदलती आगे बढ़ी। सबने ही हैरत से देखा, जबकि उसने किसी की परवाह किए बगैर हाथ बढ़ाया और दूर जाने से पहले ही उसका बाजू थामे अपनी तरफ खींचा कि वो एकदम से उसके साथ लगने से हड़बड़ाकर उसे देखने लगी, जिसकी आंखें बता रही थी दूर जाने की कोशिश मतलब मुझे जिद दिलाना। वो हैरत से सर उठाकर उसे देखने लगी और वो लम्हा वेज ने अपने मोबाइल में कैद किया। सबकी दबी दबी से हंसी सुनकर वो शर्मिंदा होती उससे अलग हुई, लेकिन अब दूर जाने की गलती नहीं की। खामोश उंगलियां चटकती साथ खड़ी रही, जबकि इस सब में रुखशंदा कड़े तेवरों से उसे घूरने लगी। कुछ देर में बाकी सब भी वहां आए और वो सब बाहर की तरफ बढ़े। मलक हाउस को अंदर से बाहर तक बहुत ही शानदार तरीके से सजाया गया था। वसी और ईज लॉन लोगों से भरा हुआ था। गेट के बाहर भी कई गज दूर तक लोगों की भीड़ लगी हुई थी। महल के दरवाजे से निकलकर फूलों से सजी राहदारी से गुजरते हुए सर को जुम्बिश देकर लोगों का सलाम कबूल करते हुए दादी साहब के पीछे एक के बाद एक सभी उस स्टेज पर पहुंचे, जो बहुत खूबसूरती से सजाया गया था और दरमियान में दो बड़ी सी शाही कुर्सियां सजी सजाई रखी हुई थी। स्टेज के ठीक सामने कतार से स्टैंड पर कैमरे लगे हुए इन पलों को कैद कर रहे थे और उनके पीछे गार्ड्स की दो लाइनें खड़ी पब्लिक के आगे दीवार बन के खड़ी थी। जिस मौके का हमें और आप सबको इंतजार था, आज वो मौका आ गया है। दादी साहब ने बहुत ठहरे हुए लहजे में सबको मुखातिब करते हुए बात का आगाज किया। भीड़ का शोर खामोशी में बदल गया। दादी साहब दरमियान में खड़ी थी और आसपास सारे फैमिली मेंबर्स रुखशंदा रेशम के साथ खड़ी मुस्कुरा रही थी, जबकि जैन ऐना का हाथ थामे बहुत गौर से उनकी बात सुनने के साथ रुखशंदा पर कभी कभी नजर डाल लेता। नवाब फैमिली को आप सब ने हमेशा जो इज्जत और प्यार दिया, इसके लिए हम सब आपके बेहद मशकूर हैं। हमने हमेशा अपनी और अपने चाहने वालों की उम्मीदों पर पूरा उतरने की कोशिश की है और करते रहेंगे। उन्होंने धीरे धीरे अपनी बात मुकम्मल की, जो उनके कान के करीब लगे माइक के जरिए स्पीकर से भीड़ के आखिरी हिस्से तक पहुंच रही। इस कुर्सी और इस ओहदे का मकसद हमेशा अपनी आवाम की बेहतरी के लिए रहा है, आप सबकी फलाहो बहबूदी के लिए रहा है और आगे भी हम इस कॉल पर कायम रहेंगे। उम्मीद है आज तक जो अहमियत और मान आपने अपने सरबराह को दिया है आगे भी देते रहेंगे। वो मुस्कुरा कर बोली। और अब वक्त है आप सबका तारुफ अपने नए सरबराह और अगले नवाब से करवाने का। शाहवेज यहाँ आइए। उन्होंने बात कहते हुए शाहवेज की तरफ देखा तो वो हैरत से उन्हें देखने लगा, जबकि भीड़ में भी चहमगोइयां होने लगी। हर कोई हैरान हुआ सिवाय शाह ज़ेब, रेशम और जैन के। सिर्फ वो तीनों इत्मीनान से खड़े थे। शाहवेज के गुमान में भी ये बात नहीं थी, क्योंकि ताज पोशी तो जैन की थी। उसने आगे बढ़ने की बजाय जैन की तरफ देखा, जो उसे जाने का इशारा कर रहा था,
पर भाई इस बारे में हम बाद में डिस्कशन करेंगे। उसने कुछ कहना चाहा तो वो उसे टोकते हुए बोला और आगे बढ़ने का इशारा किया। वो लब भींचे दादी साहब के करीब आकर खड़ा हो गया। इन सब में सबसे ज्यादा हैरान रुखशंदा और हुसैन मलक थे, जैसे किसी ने उनके सर पर बम फोड़ा हो। हम सब जानते हैं आप सबके दिलो दिमाग में बहुत सारे सवाल हैं। रिवायत के मुताबिक खानदान का बड़ा बेटा ही इस कुर्सी का सरबराह होता है और इस हिसाब से आप लोग शाहजैन मलक की ताज पोशी के मुंतजिर थे। लेकिन रिवायात के साथ कहीं भी ये नहीं लिखा जाता कि उन्हें बदला नहीं जा सकता, जबकि इस बात पर हमेशा जोर दिया जाता है कि जो ज्यादा काबिल हो वही चुना जाए। वो इत्मीनान से सबको मुखातिब करती वजाहत देने लगी। हुसैन मलक का चेहरा खुशी से खिल गया, जबकि रुखशिंदा फक होते रंग के साथ उन्हें देखे गई और जब अपने शौहर के चेहरे को देखा तो वहां अफसोस या हैरत का कोई तासुर ना देख के यकीन हो गया कि वो इस बात से वाकिफ थे। ये कुर्सी सिर्फ एक हक या ओहदा नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इस शहर के हर नागरिक की उम्मीदों पर पूरा उतरने की जिम्मेदारी, और हमें यकीन है कि इस जिम्मेदारी को शाहवेज मलक ज्यादा बेहतर निभा सकते हैं। उन्होंने शाहवेज की तरफ देखते हुए कहा, जो संजीदगी से सर झुकाए खड़ा था। इसलिए आज हम नवाब शाहवेज मलक को आप सबका सरबराह और अगला नवाब घोषित करते हैं। उन्होंने बुलंद आवाज में लफ्जों पर जोर देते हुए कहा, हमें उम्मीद है आप सब इस फैसले में हमारा साथ देंगे और शाहवेज इस कुर्सी का मान और इज्जत हमेशा बनाए रखेंगे। उन्होंने सामने देखते हुए कहकर मुस्कुराकर वेज की तरफ देखा और उसे कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। वो जैन की जानिब देखकर कुर्सी पर बैठ गया। ऐना ने उस पल शाहजैन का चेहरा देखा। उसके चेहरे से कम ही उसके तासरात जाहिर होते थे, लेकिन इस वक्त उसकी मुस्कुराती नजरें उसकी खुशी जाहिर कर रही थी। वो उसके देखने पर भी मुतवज्जा न हुआ, क्योंकि उसका ध्यान रुखशिंदा के उड़े हुए रंग पर था। नवाब शाहवेज मलक, नवाब शाहवेज मलक। उसके कुर्सी पर बैठते ही भीड़ में शोर सा शुरू हो गया। लोगों को इस फैसले से खुशी हुई थी, क्योंकि वेज ने हमेशा लोगों की मदद के लिए पहल की थी। वो जैन जैसा बिल्कुल नहीं था, बल्कि वो बहुत ही नरम मिजाज और मोहब्बती शख्सियत का हामिल था। सब उसे अपने सरबराह के तौर पर देखकर अपनी खुशी नारों के जरिए जाहिर कर रहे थे। दादी साहब ने उसके सर से साफा निकालकर मुलाजिम के हाथों में थामे हुए थाल में रखा और दूसरे थाल से एक हीरों और सफेद मोतियों से सजा नीले रंग का साफा उसके सर पर पहनाया। उसके साथ ही तालियों की गूंज उठी और सबसे पहले ताली बजाने के लिए जैन के हाथ उठे थे। दादी साहब ने उसकी बलाएं लेते हुए उसकी पेशानी पर प्यार किया तो वो सबकी इतनी मोहब्बत पर धीरे से मुस्कुरा दिया। दादी साहब ने एक खूबसूरत नीले और काले रंग की शाल उसके कंधे पर फैलाई और वेज ने उनका हाथ थामे होंठों से लगाया। और जैसा कि नवाब के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने और हर मुकाम पर उनकी रहनुमाई के लिए बेगम साहब का एक अहम मुकाम रहा है, रेशम शाहवेज मलक इस मुकाम पर आप सबकी अगली बेगम साहब बनकर उसे कायम रखेगी। दादी साहब ने रुख सामने करते हुए कहा और हाथ उसकी तरफ बढ़ाया तो इस बार रुखशंदा से ज्यादा हैरान ऐना हुई, जबकि रेशम मुस्कुराकर सर झुका गई और उनका हाथ थामे आगे बढ़ी। ये सच है कि कुछ वजूहात की बिना पर रेशम फरमान का निकाह हमारे बड़े पोते शाहजैन से हुआ था, लेकिन जहां अल्लाह की मर्जी और दिल न जुड़े हो वहां रिश्ते नहीं जुड़ पाते, और वो रिश्ता भी बहुत पहले खत्म हो चुका है, इसका कोई वजूद नहीं। लेकिन रेशम और नवाब शाहवेज मलक का रिश्ता खुदा की मर्जी और हम सबकी खुशी है। हम अल्लाह से उनकी खुशहाल जिंदगी और साथ की दुआ करते हैं और रेशम को इस भरोसे के साथ कि वो हर कदम पर बेगम साहब की जिम्मेदारियों और एक अच्छी बीवी के फराइज को अदा करेगी। बेगम साहब के एजाज से नवाजते हैं। उन्होंने वजाहत देते हुए वो ऐलान किया जो रुखशंदा के पैरों से जमीन हिला गया। ये कैसे हो सकता है? वो मुंह ही मुंह में बड़बड़ाती उन्हें देखे गई, जो रेशम को बगल वाली कुर्सी पर बैठा के उसके सर पर हीरों का नाजुक सा ताज सजा रही थी। वेज ने एक पल उसके खुशी से भीगती आंखों को देखा और दिल से खुदा का शुक्र अदा किया कि आखिर सालों बाद ही सही उनके रिश्ते को एक मुकाम मिला। इस बार भी तालियों की गूंज उठी। ऐना ने जैन को देखा, जो फातिहाना मुस्कुराहट के साथ रुखशंदा के हारे हुए चेहरे को देख रहा था। वो उसे देखे गई और अपने आंसू को अंदर धकेलती गई। उसकी नजरों को महसूस करके जैन ने बिना देखे ही उसके हाथ पर दबाव डाला
तो वो संभलती अब मुस्कुराकर धीरे धीरे तालियां बजाने लगी। तमाम रस्में अदा करने के बाद दुआएं की गईं और फिर शावेज का सबसे मिलकर मुबारक लेने का सिलसिला शुरू हुआ। सबसे पहले हुसैन मुस्कुराते हुए अपने बेटे की तरफ बढ़े, लेकिन वो उनसे मिलने की बजाय पीछे खड़े जैन की तरफ बढ़ा और उसके गले लग गया। भाई वो उससे अलग होता उसे देखने लगा। ये सब मैं नहीं, तुम डिजर्व करते हो। मैं एक बहुत ही सेल्फिश इंसान हूँ और ये जगह सेल्फिश इंसान के लिए नहीं है। वो उसके दिमाग में उठते सवालों को अपने चंद अल्फाज से खत्म करता, उसके कंधे पर हाथ रखता और सामने चला गया। मुबारक हो, लेकिन मैं अब भी आपसे नाराज हूँ। वो खफगी से बोली तो धीरे से मुस्कुरा दिया। माफ कर दीजिएगा भाभी साहब, मेरी गलती नहीं है, भाई ने मना किया था। उसने फौरन माजरत की। आपको अपनी बहन से नहीं, अपने भाई से ज्यादा प्यार है? उसने नाक चढ़ाते हुए शिकायत लगाई तो वो मुस्कुरा दिया। बिल्कुल नहीं, चले एक सीक्रेट बताकर साबित कर देता हूँ कि भाई से ज्यादा आप खास हैं मेरे लिए। वो आंखें बड़ी किए बोला, कौन सा सीक्रेट? इस तजस्सुस से पूछा तो वो रुखशंदा वाली बात छोड़कर उसे कम लफ्जों में बता गया कि जैन और रेशम का निकाह कभी हुआ ही नहीं, बल्कि सबकी जिद पर उसने ये झूठ बोला था क्योंकि वो जानता था वेज और रेशम एक दूसरे को पसंद करते हैं। उसने उनका निकाह करवा दिया था। उसकी बातें सुनकर वो पछतावे के भंवर में गिरने लगी कि आखिर उस पर यकीन क्यों नहीं किया, ये जानते हुए कि वो उससे किस कदर मोहब्बत करता है। वेज दादी साहब के पुकारने पर स्टेज से नीचे उतरता लोगों से मिलने लगा, जबकि वो कुछ फासले पर खड़े जैन को देखने लगी, जो लोगों से मिलता हुआ रुखशंदा पास जाकर रुका। इंशा के पुकारने पर खुद को संभालती मुस्कुराकर उसके साथ मेहमानों से मिलने लगी। दिल से एक बोझ उतर गया था, लेकिन अब शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। वो रुखशंदा के पास आकर रुका, जो सबसे ला ताल्लुक फक चेहरा लिए खड़ी थी। उसे अब तक यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर बाजी पलट कैसे गई। शायद झटका बहुत ज्यादा जोर से लग गया। एम आई राइट मिसेस मलिक? उसका लहजा संजीदा था जबकि आंखें मुस्कुरा रही थीं। मतलब तुम सब जानते थे, जानबूझकर खेल खेल रहे थे, लेकिन याद रखना मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाली। अब देखना मैं क्या करती हूँ। रुखशंदा ने दांत पीसते हुए कहा, ज्यादा से ज्यादा मुझे अपने आशिक की मदद से मारने की कोशिश ही करेंगी, और क्या? वो एक गहरी सांस लेते हुए बोला, जबकि उसके इस बेबाकी से कहे गए अल्फाज पर वो गुंग रह गई। लास्ट वार्निंग, मुझे छेड़ने से पहले अपने और उसके अंजाम के लिए खुद को तैयार रखना। वो उसे सर्द निगाहों से घूरता गाली का इस्तेमाल करके वार्न करता हुआ स्टेज से नीचे उतर गया। मैं इतनी आसानी से तो हार नहीं मानूंगी, अब तुम्हें मरना होगा शाहजैन मलिक। रुखशंदा ने नफरत से उसकी पुश्त को घूरते हुए कहा और पैर पटकती हुई अंदर बढ़ गई। कुछ देर बाद वो सब महल से एक भीड़ के हमरा लखनऊ की सड़कों पर पैदल आगे बढ़ रहे थे। दादी साहब समेत घर के सब बड़े सिवाय रुखशंदा के खुली गाड़ियों में बैठे आगे को, जब उनके पीछे पैदल यंग जनरेशन चल रही थी। सबसे आगे वेज का हाथ थामे रेशम, उनके पीछे कमल भाभी और बाबर, और उनके पीछे जमान, रोशाने और इंशा, और सबसे पीछे जैन और ऐना, और उनके गिर्द खोल की तरह बावर्दी गार्ड्स उन्हें कवर किए हुए थे। आगे ढोल बजाकर उनकी आमद की इतला दी जा रही थी। वो खुश थी, बहुत खुश, और ये उसके चेहरे के रंग वाजे कर रहे थे। उसकी मुस्कुराहट जिंदगी से भरपूर थी, बस उसकी तरफ देखने से गुरेज कर रही थी। नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। लोग दोनों की जोड़ियों को खूब सराह रहे थे और दुआओं से नवाज रहे थे। रेशम का दिल चाह रहा था कि आज के दिन खुशी से नाचे गाए, सारी दुनिया एक कर दे। अरसा बहुत लंबा था, लेकिन अब जिंदगी का एहसास हो रहा था। एक घुटन से आजादी मिली थी, एक डर से आजादी मिली थी, मोहब्बत को मंजिल मिली थी, जिससे बात करने को तरस जाती थी। आज वो सरे राह हाथ थामे फखर से आगे बढ़ रहा था। लोगों के घरों से बरसते फूलों से जिंदगी महकती हुई महसूस हो रही थी। कुछ देर तक ये सफर चलता रहा। लोग अपने नवाब का हर तरह से इस्तकबाल करते रहे, कोई मुंह मीठा करा के और कोई उन्हें तोहफे पेश करके। वो सब शाम हुई, थके थकाए से वापस मलिक हाउस पहुंचे। इस वक्त सब साथ में बैठते सारे दिन के किस्से याद करके रौनक लगा रहे थे। घर में कुछ करीबी मेहमान अब भी मौजूद थे, क्योंकि कल बहुत ही बड़ी पार्टी का इंतजाम किया गया था। शावेज और रेशम को घर के सभी मेंबर्स की तरफ से तोहफे दिए गए और इस वक्त वो उन तोहफों पर बहस कर रहे थे। सॉरी भाई, मैंने तो आपको कोई गिफ्ट नहीं दिया,
वो शर्मिंदा होती उंगलियां मरोड़ती बोली तो वो खिलकर मुस्कुरा दिया। भाभी साहब, आप ही मेरे लिए दुनिया का सबसे बड़ा गिफ्ट हैं। कोई नहीं, मुझे तो मेरा गिफ्ट चाहिए। रेशम ने उसकी बात पर फौरन कहा तो सब हंस दिए। लेकिन मैं आपको क्या दूं? वो कंफ्यूज से बोली। मैं तुम्हें सोच के बताऊंगी, यूं समझ लो उधार रहा। वो उंगली दिखाते जताने वाले अंदाज में बोली, क्योंकि जहन में एक बहुत खुराफाती तरकीब आई थी। वो उनके साथ मुकम्मल मसरूफ थी। जब जैन आकर उसके साथ वाली जगह पर उसके करीब बैठा तो उसका दिल तेजी से धड़का। सुबह से लेकर अब तक दोनों में एक बात भी नहीं हुई थी, बल्कि वो तो उसकी तरफ देख भी नहीं रही थी, लेकिन अपनी मौजूदगी में उसका खुद में सिमट जाना वो साफ महसूस कर रहा था। इस वक्त भी बज़ाहिर तो मोबाइल में मसरूफ था, लेकिन ध्यान के धागे नर्वस होने पर अपने फ्रॉक को भींची हुई मुट्ठियों से जुड़े थे। ये लीजिए भाभी साहब, ये आपके लिए मेरी तरफ से। शावेज ने वेलवेट बॉक्स से एक खूबसूरत सा नाजुक ब्रेसलेट निकालते हुए कहा। लेकिन मुझे क्यों? आज तो आपका स्पेशल डे है ना? वो उसे कलाई में ब्रेसलेट पहनाते देखकर बोली। रख लीजिए भाभी साहब, ये बहुत कंजूस इंसान है, मुश्किल से जेब ढीली करते हैं। उसके जवाब देने से पहले ही जमान ने नारा लगाया तो वो हंस दी और अपने कलाई में पहने ब्रेसलेट को देखने लगी। जब उसे सख्त हाथ अपनी कमर पर आता महसूस हुआ तो उसके चेहरे का रंग पल में उड़ा और कुन अखियों से उसे देखा, जो एक हाथ से मोबाइल थामे एक हाथ पीछे से उसके गिर्द फैलाए कमर से सामने पेट तक ले आया था। इतने लोगों के दरमियान उसकी इस हरकत पर उसका गला खुश्क होने लगा था। उसने एक चोर नजर सब पर डाली और शुक्र अदा किया कि कोई उनकी तरफ मतवज्जे नहीं था, और हाथ से उसका हाथ हटाने की कोशिश की, लेकिन मुकाबिल का कोई ऐसा इरादा न था। वो रुहानसी होकर उसे देखने लगी, जो बिल्कुल बेनियाज जैसे दुनिया का सबसे शरीफ इंसान हो। मोबाइल में मसरूफ अपनी इस हरकत से उसकी जान लेने पर तुला था। उसकी कोशिश पर उसकी गिरफ्त और सख्त होती गई। भाभी ये देखिए। रोशाने के पुकारने पर उसने हड़बड़ा कर उसे देखा, जो उसे कुछ दिखा रही थी। उसने गायब ज़हनी से मुस्कुराकर सर हिला दिया और उसका हाथ हटाने की कोशिश छोड़कर अपना दुपट्टा कंधे से पेट तक फैलाती उसके हाथ को छुपाने की कोशिश करने लगी, और इस हरकत पर वो खुलकर मुस्कुराया बिना उसे देखे, जबकि ऐना ने उसकी बेशर्मी पर उसे घूरा। ऐसा ही हूं मैं। उसके घूरने पर वो मुस्कुराहट दबाता धीरे से बोला और कमर पर गिरफ्त मजबूत की। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये एपिसोड आपको पसंद आई होगी। आप लोगों से एक गुजारिश है कि हर वीडियो पर कम से कम 100 लाइक तो पूरे कर दिया करें। अरे इतनी मेहनत जो करता हूँ आपके लिए, इतना सा प्यार तो बनता ही है। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या वो सब्सक्राइब नहीं कर सकते? तो चले सब्सक्राइब कर दें। शाबाश। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। अल्लाह हाफिज।